बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 18 करेंगे। डिस्क्राइब इन डिटेल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। आज हम डिटेल में देखेंगे कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या होती है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी behaviorists like Skinner and Watson believe operate and classical conditioning without reference to mental process। इसमें क्या है, जो बिहेवियर था हमारा स्किनर और वेस्टर्न थे, उन दोनों ने क्या हुआ, इन दोनों कंडीशनिंग थ्योरी पे अप्लाई किया, उन्होंने इस पे ध्यान दिया, उस पर बिलीव किया ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे, बिना किसी मेंटल प्रोसेस किए हुए, मतलब बिना कोई मानसिक तरीके से उसका प्रयोग किए हुए। बट प्रेजेंटली स्ट्रेस इन ऑन द होल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एज थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेम्बरिंग, फॉर्मिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। परंतु उन्हें क्या हुआ, बाद में इस चीज को लेकर स्ट्रेस महसूस हुआ, क्योंकि जो हमारी जो रोल होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जो प्रोसेस हमारे दिमाग से होती है, कि जिससे कि हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं उस चीज को जानते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या फिर हम याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारा हमारा कॉग्निटिव स्किल्स से होता है, जो कि हमारे दिमाग के द्वारा प्रोसेस की जाती है, उससे होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी काम को सोचते हैं या फिर कुछ जानते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी चीज को याद करते हैं, या फिर जो हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा मानसिक तरीके से हम एक दूसरे के सामने जो प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रख के ही इन थ्योरी को इन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को बनाई थी। परंतु जो स्किनर और वेटसन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो दो थ्योरी पे काम की थी, ऑपरेट और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे, उन्होंने इस चीज को बिहेवियर के हिसाब से उसको जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हम किसी इंसान के अंदर एक ही प्रोसेस को बार बार करके उसके जो बिहेवियर होते हैं उसे चेंज कर सकते हैं। परंतु जो उसके बाद जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आई, इसमें जो उनका मानना था कि उन्होंने क्या किया कि हम बिहेवियर से तो उस इंसान की जो बिहेवियर के अंदर चेंज ला सकते हैं, परंतु हम किसी को मानसिक तरीके से, किस तरीके से मानसिक तरीके से जो उसके अंदर जो चेंजेस लेके आना है, उसे हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं, जिससे कि उस चीज को वो आगे टाइम तक उसे यूज करके चला सके, मतलब वो उस चीज का यूज कर सके, ना कि जैसे बिहेवियर होता है कि हम जिस स्थिति में ढलेंगे उस तरीके से हमारा बिहेवियर चेंज रहेगा। परंतु जब हम मानसिक तरीके से, मेंटली तरीके से स्ट्रांग होंगे, तो उस चीज में भी हमें क्या फायदा होगा, इस चीज को वो इसमें बताना चाहते थे। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। द थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय वॉल्फगैंग कोहलर 1887 to 1967, who studies anthropoid apes, convinced they behaved intelligently and capable of problem solving। इसमें क्या था, जो वॉल्फगैंग कोहलर थे, उन्होंने 1887 से 1967 तक वो उनकी जो लाइफ थी वो थी, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी, एपीज के ऊपर, जो कि हमारे पहले के टाइम में जब हम होते थे वो हमारे होते थे, जिसमें क्या होते थे, जो हम कहते हैं ना कि हम जो गोरिल्ला या बंदर की प्रजाति से पाए जाते हैं, मतलब हमारे पहले जो थे हम उसी में ही थे, उसके बाद हम चेंज होते होते ह्यूमन बीइंग बने, तो उसी चीज के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था, उसी पे उन्होंने स्टडी की थी, जिससे कि उन्होंने जाना था कि जो एपीज होते हैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनके अंदर क्षमता होती है कि वो खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। Dissatisfied with the approach of behaviorists, the cognitive psychologists tried to see learning as more deliberate and conscious efforts of the individual rather than a product of mere habit formation or a stimulus response mechanism machine like mechanism। इसमें क्या था, जो हमारे वॉल्फ गैंग कॉलर थे, उन्होंने जो लाइन थी कि हम किसी के बिहेवियर को चेंज करके उसके जो बिहेवियर होता है उसे चेंज कर सकते हैं, तो इस चीज को उन्होंने डिससेटिस्फाइज किया था, उसे उतना प्रोत्साहन नहीं दिया था कि ये जो उन्होंने थ्योरी बनाई थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उनका मानना था कि हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को चेंज तो कर सकते हैं, परंतु उसे आगे के टाइम तक उस तरीके से नहीं रख सकते। परंतु जब हम किसी को मानसिक तरीके से सही करेंगे, उसका जो हम मानसिक एक तरीके से बना देंगे कि हमारी डेली लाइफ इस तरीके से है, या फिर हम खुद से ही अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम अपने बारे में खुद से सोच सकते हैं हमें क्या क्या चेंजेस लाने, मतलब हम अपने बारे में
खुद से सारे निर्णय ले सकते हैं, तो उस चीज के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था, उसी चीज को उन्होंने बताने की कोशिश की थी, ना कि उन्होंने इस चीज के ऊपर प्रोत्साहन दिया था कि हाँ किसी भी हैबिट्स को या आदत को हम अपना के उसे अपनी डेली लाइफ रूटीन में ला सकते हैं। क्योंकि उनका मानना था इस तरीके से जो हम काम करते हुए हमारा मशीन की तरह हो गया प्रोसेस, कि हाँ मैं डेली लाइफ रूटीन हमारी सेम रहेगी, मतलब मशीन की तरह से मशीन होता है उसका काम करना होता है, उसी हमारा जो बिहेवियर एक बार चेंज हो गया तो उसी तरीके से होगा। तो इस चीज का उन्होंने बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं किया। According to them, in a learning process, the learner merely does not receive or make response to a stimuli, but definitely process that is intact with and does something about what he received, and his response is determined by that processing. इसलिए जो उनकी जो लर्निंग कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी थी, उस चीज को प्रोसेस को उन्होंने प्रोत्साहन देते हुए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो ना ही किसी चीज को इतना रिसीव करते हैं, ना ही उसी चीज को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि पहले की थ्योरी में बताया गया था कि अगर हम कि उन्होंने जैसे कैट पे या डॉग पे जो उन्होंने प्रोसेस किया था कि किस तरीके से उन्होंने देखा था कि उनके आगे जब बैल बजती थी तो किस तरीके से रिएक्ट करते थे, तो इस तरीके का उन्होंने इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं लिया है, ना ही उसे उन्होंने इस चीज को बताने की कोशिश की है, परंतु वो क्या करना चाहते थे, वो अपने प्रोसेस के थ्रू ये बताना चाहते थे कि जो भी चीज हम जानते हैं या फिर उस चीज के लिए जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो एक हमारा कॉग्निटिव जो हमारी जो माइंड होती है वो जिस तरीके से हमें इशारा देती है, हमें जो करने को कहते हैं उसी चीज को हम फॉलो करते हैं, उसी चीज को हम प्रोसेस में लेके आते हैं। Thinking along these lines, a group of German psychologists called Gestaltists and particularly Wolfgang Kohlberg originated a theory named in psycholearning. इसमें क्या था, जब हम किसी भी चीज को से सोच के करते हैं तो उससे क्या हुआ, हम खुद से अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, उस चीज की हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे गेस्टलेंट्स, उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें किस तरीके से चीजों को सोच के करनी चाहिए, अपने आप से उसके निर्णय लेने चाहिए, और इसमें उनका जो साथ दिया था गोल्डबर्ग ने साथ दिया था उसे ओरिजिनेट करने में। और इस थ्योरी का उन्होंने नाम किया इसमें साइको लर्निंग के रखा था, क्योंकि उसमें क्या था, हम जो भी काम करते थे वो थिंकिंग सोच के फिर अपने अनुसार करते थे। Gestalt is a German noun which means configuration और एज अ होल। जो हमारा जो गेस्टलेंट था एक जर्मन का नाउन था, संज्ञा थी, जिसका नाम था कॉन्फिगरेशन या फिर होल, पूरा का पूरा। गेस्टलेंट साइकोलॉजिस्ट कंसाइडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बी अ गेस्टल एंड ऑर्गेनाइज होल। इसमें क्या था, जो गेस्टलेंट जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस प्रोसेस को कंसाइडर किया, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया कि किस तरीके से जो लर्नर्स है उनकी लर्निंग करवाई जा सकती है, उसे ऑर्गेनाइज करके कि किस तरीके से इसके अंदर पूरे इंसान को अच्छे से पूरे का पूरा चेंज कर सकते हैं, मतलब उसे पूरी तरीके से हम अपने तरीके से ढालने की कोशिश कर सकते हैं कि जिससे कि वो अपने पूरे दिमाग के हिसाब से काम करे, ना कि किसी के बातों में आके। In fact, the focus of Gestalt theory has been the ideas of grouping, that is, characteristics of stimuli cause us to structure or interpret a visual field or a problem in a certain way. इसमें क्या था, इन्होंने इस थ्योरी के हिसाब से जो गेस्टलेंट थे उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो भी हम आइडियाज लेते हैं ग्रुप्स के अंदर, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं और किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये सारा उन्होंने स्ट्रक्चर्स कोर्सेस बताने की हमें कोशिश की है। द प्राइमरी फैक्टर्स डेट डिटरमाइन ग्रुपिंग आर, और कुछ प्राइमरी फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं इस चीज को। फर्स्ट देखेंगे प्रोक्सिमिटी। एलिमेंट्स टेंड टू बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नियरनेस। इसमें क्या था, प्रोक्सिमिटी में जो भी एलिमेंट्स यूज किए जाते थे इस ग्रुप में वो अकॉर्डिंग किए जाते थे जो उनके नियरनेस होते थे उसमें। सेकेंड पॉइंट है सिमिलरिटी। आइटम सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट टेंड टू ग्रुप टुगेदर। इसमें क्या था, जो आइटम सिमिलर होते थे ग्रुप्स के अंदर में उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट की जाती थी, आदर से ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ रखा जाता था। थर्ड पॉइंट है क्लोजर। आइटम्स आर ग्रुप टुगेदर इफ दे टेंड टू कंप्लीट सम एंटिटी। इसमें क्या था, इसमें वो वाले आइटम्स रखे जाते हैं ग्रुप में रखे जाते थे एक दूसरे के साथ अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा सिंप्लिसिटी। आइटम्स टेंड टू बी ऑर्गेनाइज इनटू सिंपल फिगर्स अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, रेगुलेटरी एंड स्मूथनेस।
इसमें क्या था, इसमें आइटम्स वो रखे जाते थे इस ग्रुप में जो कि ऑर्गेनाइज और सिंपल फिगर्स में, जो कि हमारे एक जैसे लुक लाइक लगते हैं, जैसे कि कोई सिमेट्री हो गया या फिर कोई रेगुलेटरी हो गया या फिर स्मूथनेस हो गया, इस तरीके से इसमें होते थे। These factors are also called the laws of organizations, have been explained in the context of prescription and problem solving by Gestalt psychologists. ये इन फैक्टर्स को क्या हम कह सकते हैं, लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जिसमें जो हमारे गेस्टलर साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है और किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। In particular items, Gestalt psychology primarily concerned with the nature of perception. इसमें क्या था, जो पार्टिकुलर टर्म था गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट का, वो प्राइमरी क्या था कि किसी तरीके से हम जो नेचर जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन करती है उसे किस तरीके से हमें लर्नर्स के अंदर लेके आना है, कि किस तरीके से हम बच्चों को नेचुरली लर्निंग करवा सकते हैं। Gestalt psychology used the term insight to describe the prescription of the whole situation of the learner and his intelligence in responding to the proper relationship. इसमें क्या था, जो गेस्टल्ट साइकोलॉजी थे उन्होंने यूज किया था एक टर्म इंसाइट का, जिससे क्या वो डिस्क्राइब करना चाहते थे कि जो भी लर्नर्स है उसके अंदर जो भी सिचुएशन आती है लर्नर्स के अंदर, वो खुद से वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सके, और जो भी उनका इंटेलिजेंसी मतलब अपनी चालाकपंती वो दिखाने की कोशिश कर सके कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व की है, और इसके बीच में जो भी उनकी प्रॉब्लम आई है उसे उन्होंने खुद से दूर किया है। Kohlberg conducted various experiments to demonstrate the learning by insight. इसमें क्या था, जो कॉलबर्ग थे उन्होंने कंडक्ट किया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसमें कि उन्होंने देखा कि किस तरीके से लर्निंग बाय इंसाइट करवाई जा सकती है। सम ऑफ कॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट आर एज फॉलो। कुछ कॉलबर्ग के एक्सपेरिमेंट है जो कि हम देखेंगे। In one experiment, Kohlberg put the chimpanzee's named Sultan inside a cage and a banana was hung from the roof of the cage. A box was placed inside the cage. The chimpanzee tried to reach the banana by jumping but could not succeed. Suddenly he got an idea and used the box as jumping platform by placing it just below the hanging banana. इसमें क्या कहा गया, जो कॉलबर्ग थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक चिंपैंजी लिया, जिस चिंपैंजी का नाम उन्होंने सुल्तान रखा, उसे एक केज पिंजरे के अंदर रखा, और उसी में क्या था, जो उसकी केज का जो ऊपरी हिस्सा था, जो केज का छत था, उसी में उन्होंने क्या बनाने का जो गुच्छा था उसे लटका दिया, और प्लस में क्या किया, उस केज के अंदर उस पिंजरे के अंदर उन्होंने एक बॉक्स भी रखा। और उसके बाद क्या किया, जो चिंपैंजी था वो बार बार बनाना को लेने के लिए जंप करता, परंतु उस बनाने तक वो नहीं पहुंच पाता, मतलब उस काम में वो सफल नहीं हो पाता। परंतु क्या हुआ, अचानक से जो चिंपैंजी था उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जब वो इतना जंप करता है तो क्यों ना वो उस बॉक्स का यूज करे और उसको रख के उसके ऊपर जंप करके वो बनाना तक पहुंच जाए। तो ये उसने आइडिया उसने अपनाने की कोशिश की। In more complicated experiment, a banana was placed outside the cage. Two sticks, one longer than the other, was placed inside the cage. जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि कॉलबर्ग ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पिंजरे के अंदर एक चिंपैंजी को रखा, फिर एक बनाना को छत पे टांग दिया और प्लस में क्या किया, एक बॉक्स रख दिया। तो उसने क्या किया, पहले कूदता गया, उसके बाद उसने दिमाग लगा के उस बॉक्स के ऊपर पैर रख के उसने उस बनाना को प्राप्त कर लिया, मतलब उसमें वो सफल हो गया। तो इससे क्या देखा कि जो चिंपैंजी था उसने भी अपने कॉग्निटिव स्किल का यूज किया, अपने दिमाग से काम लिया और वो उस बनाने तक पहुंच पाया। इसी तरीके से जो कॉलबर्ग थे उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि क्या किया, उन्होंने पहले केज में क्या किया, उसने छत के ऊपर जो बनाना था उसे टांगा था। दूसरे केज में उसने क्या किया कि इसमें एक्सपेरिमेंट में उसने जो बनाना थे वो पिंजरे के बाहर रख दिया और पिंजरे के अंदर उसने क्या, दो स्टिक्स रखी, एक बड़ी और एक छोटी। One was hollow at one end so that the other stick could be inserted into it to form a longer stick. और उन्होंने उस स्टिक को इस तरीके से रखा कि जो एक स्टिक थी उसके अंदर होल बना हुआ था, छेद था कि जिसमें कि वो जो दूसरी स्टिक थी वो लग जाती और वो एक लंबी स्टिक बन जाती। The banana was so kept that it could not be picked up by any one of the stick. और जो बनाना था वो इस तरीके से रखा गया कि किसी एक स्टिक की मदद से वो उस बनाने तक नहीं पहुंच पाता वो चिंपैंजी।
The chimpanzee first tried to reach out to banana with this stick one after the other but failed. इसलिए क्या क्या जो चिपेंजी था वो एक के बाद जो बनाना तक पहुंचने के लिए उसने पहले एक स्टिक का यूज किया और फिर वो एक स्टिक से उस बनाने तक नहीं पहुंच पाया तो उसने फिर दूसरे स्टिक का सहारा लिया कि वो उस दूसरी स्टिक से पहुंच सके उस बनाने तक, परंतु क्या हुआ वो स्टिक की मदद से उस बनाने तक नहीं पहुंच पाया. Suddenly the animal had a bright idea and joined the two sticks together to reach the banana. परंतु अचानक से उस एनिमल्स के अंदर जानवर के अंदर क्या आइडिया आया, उससे उसने क्या किया वो जो दोनों स्टिक थी उन दोनों को आपस में जोड़ा और उस बनाने तक पहुंचा और बनाने को उसने खा लिया. इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया था कि पहले वाले में उसने अंदर रखा था, दूसरे वाले में उसने बनाना को बाहर रखा और एक केज के अंदर दो स्टिक्स को डाल दिया. इसमें क्या था, एक स्टिक जो थी वो पतली थी, दूसरी स्टिक क्या उसमें होल था जिससे कि होल वाले स्टिक में पतली वाली स्टिक डाल के वो बनाने तक पहुंच पाता. परंतु वो देखना चाहता था कि जो चिपेंजी है वो खुद से ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, मतलब वो अपना कॉग्निटिव स्किल यूज कर सकता है या नहीं. परंतु क्या किया, पहले चिपेंजी ने छोटे वाले स्टिक का यूज किया, फिर दूसरे वाले स्टिक का यूज किया, परंतु उस बनाने तक वो नहीं पहुंच पाया. फिर उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया तो उसने क्या किया, दोनों स्टिक को एक दूसरे के अंदर घुसा के उस बनाने तक पहुंच गया. परंतु इसमें क्या हुआ, पहले दूसरी बार एक दो बार जब उसने ट्राई किया तो उसमें फेल हो गया, परंतु वो तीसरी चौथी बार में ऐसा करने में वो पास हो गया. इसका मतलब क्या था कि उसने इसमें भी अपना कॉग्निटिव स्किल का यूज किया, अपना दिमाग का यूज किया. दिस experiment demonstrates the role of intelligence and cognitive abilities in higher learning such as problem solving. इस एक्सपेरिमेंट के डेमोन्स्ट्रेट से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हम रोल ऑफ इंटेलिजेंस अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं, अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज कर सकते हैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. द एप इज समवट हायर एनिमल्स डिड नॉट रिस्टोर टू blind trial and error mechanism adopted by Thorndike cat or the simple habit formation as in the case of Pavlov dog. इसमें क्या कहा गया था, जो एपिस थे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल की तरह माना जाता है और इसमें क्या किया था उसने जो बिल्कुल जो हमारा ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म था उसके ऊपर जो कि थॉर्नडाइक ने बनाया था कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर उसने अंधा विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो एपिस था उसने खुद का दिमाग लगाने की कोशिश की, खुद के जरिए ही वो उस बनाने तक पहुंच पाया, ना कि ट्रायल एंड एरर के मेथड के हिसाब से, और ना ही वो जो पैवलन डॉग वाला उन्होंने एक बनाया था उस तरीके से भी वो उस तरीके से यूज नहीं किया. इसमें क्या हुआ, दे रिएक्ट इंटेलिजेंसी बाय, परंतु उसमें क्या था जो चिपेंजी था उसने खुद से उस कार्य को करने की कोशिश की बिना किसी की हेल्प से, ना किसी बैल की आवाज से, ना किसी जंप वो जैसे कैट वाले में था कि जैसे वो उसका एक जगह पुश करेगी तो वो उस खाने तक पहुंच पाएगी, ऐसा कुछ नहीं था. उसने अपनी मेहनत से वो अपने खाने तक पहुंच पाया. देखेंगे ए आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. इसमें क्या जो चिपेंजी था उसने अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया. बी ऑर्गेनाइजिंग देयर परसेप्चुअल फील्ड, फिर उसने ऑर्गेनाइज किया उसके आसपास का जो फील्ड था उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है. सी यूजिंग इनसाइट टू रीच द सॉल्यूशन, और फिर उसने क्या किया, जो भी उसके सामने मटेरियल था अंदर की तरफ उस चीज को यूटिलाइज किया कि किस तरीके से वो उस चीज का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकता है. Kohlberg seemed to see inside the learning in terms of a sudden or a bolt of lightning. It is found to depend upon factors such. इसमें जो कॉलबर्ग थे वो समझाना चाहते थे किस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो उस चीज को हम किस तरीके से अचानक से वो चीजें हमारे दिमाग में आती है, कुछ आइडियाज आते हैं और उस चीज से हम क्या खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना किसी की हेल्प लिए. इसमें जो कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमारे इस चीज के ऊपर डिपेंड थे जिसकी वजह से हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व की थी वो हम देखेंगे. एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस हेल्प इन साइट फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. जो हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जो कि हमने जिसमें खुद से प्रॉब्लम अपने सॉल्व की होती है तो वो चीजें हमारे लाइफ में यूज होती है, उस चीज से हम क्या कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं. A child cannot solve the problem of modern mathematics unless he is well acquainted with its symbolic language. इसमें क्या होता है, इसी तरीके से एक जो बच्चा होता है वो अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि जो हमारे मैथ्स के जो सवाल होते हैं वो थोड़े मॉडर्न तरीके से होते हैं. इसमें जो हमारे सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज होता है जिसमें कि अगर बच्चों को वो चीज के बारे में पता ही ना हो तो उस चीज का वो कैसे
यूज करेंगे। तो परंतु जब उनके पास एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, तो उस चीज का यूज करके वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो एटलीस्ट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा इंटेलिजेंस। इनसाइट फॉर सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द बेसिक इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर्स। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास इनसाइट चीजें होती है, उसकी सॉल्यूशन होती है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्या इंटेलिजेंस है लर्नर्स का, किस तरीके से अपने वो इंटेलिजेंसी का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। द मोर इंटेलिजेंट द इंडिविजुअल ग्रेटर विल बी हिज इंसाइट। इसलिए जो जितना इंटेलिजेंट होता है इंडिविजुअल, उसके अंदर उतना ही इनसाइड लर्निंग होती है। इससे क्या वो बहुत ही जल्दी लर्निंग कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ उसके पास कुछ है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। थर्ड है हमारा लर्निंग सिचुएशन। किस टाइम क्या सिचुएशन है हमारी जो लर्निंग के करते वक्त, हाउ इंसाइटफुली एन इंडिविजुअल विल रिएक्ट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन इन विच ही हैज बीन प्लेस्ड। इसमें क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल होता है किसी प्रॉब्लम में होता है, तो वो किस टाइम पे क्या रिएक्ट करता है और किस तरीके से वो अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो सेल्फ सॉल्व करने के लिए, अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए किस तरीके से उस चीज पे डिपेंड करता है। As a common observation, insight occurs when the learning situation is so arranged, then all the necessary aspects are open to view. इसमें क्या, इसके लिए हमें सबसे अच्छा कॉमन ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, उससे अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम उन जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है उस चीज से हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को कैसे निकल सकते हैं। जो भी चीजें हमारे पास है उस चीज को हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए और खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियली इफेक्ट्स। Insightful learning has to pass through the process of trial and error, but his stage does not last long. इसमें क्या होता है, जब हम इस लर्निंग में होते हैं तो हमारे जो पास में जो भी प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, उस चीज का यूज तो करते हैं, परंतु हम इसे ये नहीं मानते कि हमारा लास्ट मौका या फिर लास्ट स्टेजेस है जिसमें हम इस चीज का यूज कर रहे हैं। द सिंपल ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म ओपन द वे फॉर इंसाइटफुल लर्निंग। जो हमारा ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म है वो हमारा रास्ता भी खोलता है थोड़ा इंसाइटफुल लर्निंग के लिए, जिससे कि हम अपने आसपास की चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, फिर ट्राई करके उससे उस प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन। किसी भी चीज को करने के लिए हमें उस चीज का बार बार रिपीटेशन करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बार बार किसी काम को हम करते रहते हैं तो ही हमें उस चीज को सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि हम किसी चीज को याद करते हैं, अगर हम भूल जाते हैं परंतु फिर हम उसे लर्न करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद क्या था तो वो चीजें हमारी याद आ जाती है। इसी तरीके से हमें कोई भी अगर कुछ काम करते हैं, अगर हम उसका रिपीटेशन करते हैं तो वो चीज हमें याद आ जाती है। After obtaining an insightful solution of a particular types of problem, the individual tries to implicate in its other situation, demanding a similar type of solution. इसमें क्या होता है, जब हम इंसाइटफुल सॉल्यूशन कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है, तो जो इसमें इंडिविजुअल होता है उस चीज को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरह तरह के आइडियाज अपनाता है, कुछ ना कुछ चीजों को ट्राई करता है, जिससे कि उसे लगता है कि हाँ मैं इस चीज को करके इस प्रॉब्लम से निकल सकती हूँ। इसलिए तरह तरह के मेथड्स या टाइप्स को यूज करता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। परंतु इसमें क्या होता है, वो सिमिलर उससे सोचता है कि वो सिमिलर टाइप की सॉल्यूशन है तो उससे उस प्रॉब्लम को वो दूर कर लेगा। The solution found in one situation helps him to react insightfully in other identical situations. इसमें क्या था, जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो अगर वो एक सिचुएशन से निकल जाता है तो उसका प्रोत्साहन भी बढ़ता है, उसका जो उत्साह होता है वो भी बढ़ता है और वो सोचता है कि अगर जैसे मैंने अपनी एक प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर ली है तो वो दूसरी बाकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसमें भी वो निपुण होने की कोशिश करता है। अब देखेंगे इम्प्लीकेशन फॉर द थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। क्या क्या इम्प्लीकेशन हुए थे इसमें हमारे। The learner has to be motivated by arousing his interest and curiosity for the learning process, and he has to be well acquainted with the specific aims and the purpose of learning.
इसमें जो लर्नर्स होता है, हमें लर्नर्स को मोटिवेट करना चाहिए, उसका उत्साह बनाना चाहिए कि जब वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो उस चीज को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करे और जिज्ञासा पूर्ण करे, जिससे कि उसका जो मनोबल है वो भी बढ़े और उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें भी उसे फायदा मिल सके। और उसका हमें एम भी बढ़ाना चाहिए, उसका उत्साह भी बढ़ाना चाहिए और उसका जो पर्पस होता है लर्निंग करने का वो भी हमें उन्हें बताते रहना चाहिए किस तरीके से उसे लर्निंग करनी चाहिए, जिससे कि वो अपना काम बहुत ही इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ करे। A student who wishes to learn or memorize a poem, it should be presented to him as a whole and after being read and understood as a whole. It may be broken into parts of stanzas for being effectively memorized. इसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है जब वो विश करता है कि वो जब कोई पोएम को लर्न करता है तो वो अच्छे से उसे अपनी क्लास के सामने रिप्रेजेंट कर सके, दिखा सके, जिससे क्या होता है कि वो सोचता है कि मैं अपनी पोएम को पूरी तरीके से लर्न कर लूं और अपनी क्लास के सामने पूरी की पूरी पोएम सुनाऊं। परंतु इसके लिए क्या करना होता है, इससे पहले उसे अच्छे तरीके से याद करना होता है, उसे समझना होता है कि पूरी तरीके से वो किस तरीके से उसे याद कर सकता है। इसलिए क्या करता है, वो सबसे पहले उसे छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर पैराग्राफ में तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि वो अगर छोटे छोटे पार्ट्स और पैराग्राफ में कर लेता है तो उसे बहुत ही जल्दी तरीके से वो अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेता है, उसे लर्न कर लेता है और उसे याद करके अपने क्लास के अंदर सुनाता है, जिससे कि इससे बच्चों का और जो टीचर्स होती है उनका भी मनोबल बढ़ता है, वो भी फिर बाकी बच्चों को भी इसी तरीके से लर्निंग करने के लिए बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। ये थे हमारे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी और इसके एप्लीकेशंस। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।